हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई आपकी अच्छी चल रही होगी। आज के इस सेशन में हम लोग बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। तो आज से हम लोग शुरू करेंगे और अपने अकॉर्डिंग कमेंट हमें कर देंगे कि आपको क्या क्या बीएड एंट्रेंस से रिलेटेड जरूरत है। आज के इस सेशन में हम सेक्शन 5, जो कि आपको टीचिंग लर्निंग इन एनवायरनमेंट स्कूल से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, उसके बारे में बातचीत करेंगे, जो कि आपको 25 नंबर का पूछता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत स्टूडेंट को ये बहुत ही डिफिकल्ट लगता है, बट ऑनेस्टली ये बहुत ही आसान है, बशर्ते आप इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। तो आज के सेशन में हम ना 25 सवाल लेकर के आए, जो कि आपको पिछले साल यानी कि 2022 में पूछे गए थे और बहुत ही अच्छे सवाल हैं। उसके सारे के आंसर करेंगे और आपको समझाते हुए चलेंगे। तो शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग थंबनेल पे पढ़ चुके होंगे, एंट्रेंस एग्जाम 2022 में पूछे हुए सवाल। ठीक है, मैं प्रशांत कुमार आपके साथ, और शुरू करते हैं। पहला सवाल, तो पहला सवाल आपके सामने देख पा रहे होंगे कि माइक्रो टीचिंग के भारतीय मॉडल में लिया गया कुल समय क्या है। यानी कि माइक्रो टीचिंग जो है, इसमें टोटल समय कितना आपको दिया गया है, वो भी भारतीय मॉडल। माइक्रो टीचिंग क्या होता है? माइक्रो मतलब छोटा, यानी कि पढ़ाने का एक डेमो दिया जाता है। जैसे कि टीचर ट्रेनिंग कॉलेजों में, जैसे आप बीएड करने जाएंगे वहां पर, तो आपको ट्रेनिंग के दौरान कुछ समय का एक डेमो देना होता है पढ़ा करके। तो वो जो भारतीय मॉडल में समय है, वो है टोटल 36 मिनट का रखा गया है कि 36 मिनट का एक टाइम टेबल है। इसी समय में आपको पढ़ाना है, फीडबैक लेना है, बच्चे से क्वेश्चन करना है। तो अगला सवाल देखेंगे हम आपके सामने, जो कि होगा प्रश्न संख्या दूसरा प्रश्न है कि विकास का क्या अर्थ है। यह था क्वेश्चन नंबर दूसरा कि भाई साहब, विकास का क्या अर्थ है। डेवलपमेंट मीन्स, क्वेश्चन सारे बाइलिंगुअल होंगे ताकि आपको आसानी होगा। पहला बोल रहा है गुणात्मक परिवर्तन, दूसरा बोल रहा है नकारात्मक परिवर्तन, तीसरा बोल रहा है गुणवत्ता में वृद्धि, और चौथा है साधारण परिवर्तन। तो बात हो रहा है जब हमारा डेवलपमेंट का, तो डेवलपमेंट क्या होता है कि हमारे जीवन में ऐसे तमाम परिवर्तन जो हम पहले थे और आज नहीं है, मतलब हमारे अंदर जो भी दिन प्रतिदिन बदलाव होते जा रहा है, उसी को विकास से सूचित किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा बदलाव भी कैसा, परिवर्तन भी कैसा, गुणात्मक, यानी कि क्वालिटेटिव। क्वालिटी का बात करें, एक होता है क्वांटिटी जिसको कि आप माप सकते हैं, एक होता है क्वालिटी जिसको कि आप माप नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे बात हो रहा है क्वांटिटेटिव, यानी कि हमारे गुणात्मक परिवर्तन से। तो ये हमारा सही जवाब यहाँ पे पहला नंबर ऑप्शन होगा कि विकास का सही आंसर जो है वो पहला नंबर हमारे गुणात्मक परिवर्तन से है। चलेंगे अगले सवाल पे, जो कि है आपका तीसरा नंबर का, कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने मानव विकास की अवधारणा की शुरुआत की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर्स इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन, ये तो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, दूसरा है एलन सेनपाई, और तीसरा है डॉक्टर महबूब उल हक, और चौथा ऑप्शन है रतिजिल। इसका जो सही आंसर होंगे, ये पाकिस्तान के वित्त मंत्री भी रह चुके हैं, डॉक्टर महबूब उल हक। सी नंबर ऑप्शन के साथ चलेंगे तीसरे सवाल में, जिन्होंने कि क्या किए थे, हमारे मानव विकास की अवधारणा की शुरुआत करी थी। अगला सवाल चौथा नंबर है कि शब्द शिक्षा शास्त्र, बहुत ही अच्छा सवाल है कि भाई साहब, ये जो शिक्षा शास्त्र वर्ड है, ये जो शिक्षा शास्त्र वर्ड है, जिसको कि आप इंग्लिश में पेडागोजी कहते हैं। अगर आप बीएड करेंगे और बीएड के बाद स्वाभाविक है कि सीटेट का एग्जाम का तैयारी करेंगे, तो वहां पे आपको ये पेडागोजी वर्ड आपको बार बार आएगा, और ये इसका बहुत ही इंपॉर्टेंस होगा आगे के आपके सारे कोर्सेज में। पेडागोजी का बेसिकली मीनिंग देखा जाए तो ये होता है कि बच्चे को कैसे सिखाना है। फॉर एग्जांपल, अगर आप मैथ पेडागोजी का बात करते हैं, तो बच्चे को गणित कैसे सिखाना है, यानी कि शिक्षा शास्त्र, जैसे हिंदी पेडागोजी, मैथ पेडागोजी, ईवीएस पेडागोजी, अलग अलग विषयों को बच्चे को कैसे पढ़ाना है, पढ़ाने का तरीका, बच्चे को कैसे गाइड करना है, बच्चे को कैसे मार्गदर्शन देना है, इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। एक्चुअली ये जो आपका सेक्शन है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, जिसका कि लगेगा कि एक से अधिक आंसर हो सकता है, बट ऑनेस्टली जो भी आंसर होगा यहाँ पे आपका ऑफिशियल होगा। और अगर आप नए हैं तो थोड़ा 2 ऑप्शन में, 3 ऑप्शन में कंट्राडिक्शन होगा कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है, धीरे धीरे आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, हम इसी तरह से और भी सेशन लाएंगे, तो आपका ये सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो शिक्षा शास्त्र का जो सही ऑप्शन है, बिल्कुल पहला नंबर की गाइड द चाइल्ड। भाई साहब, बच्चे के मार्गदर्शन के लिए जो होता है, ये होता है। बच्चे के नेतृत्व करने से कोई मतलब नहीं है, बच्चे के शिक्षित करने के लिए, बच्चे को समझने के लिए, ये सारा भी अच्छा लग रहा होगा, बट प्रॉपर जो शिक्षा शास्त्र का मीनिंग है, बच्चे को गाइड करने से रिलेटेड, इसमें सब कुछ आ गया। गाइड करना मतलब कैसे उसको चलाना है, कैसे उस चीज को बताना है। तो चौथा का ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हमारा।
अगला सवाल चलेंगे, हम देखेंगे 5वां नंबर कि सही प्रतिक्रियाओं और उचित व्यवहार को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाना चाहिए। समझेंगे आप लोग प्रश्न को कि कोई बच्चा आपके क्लास में क्या किया है कि सही प्रतिक्रिया और उचित व्यवहार, मतलब अच्छा काम कर रहा है, आपका HW बना के ले आ रहा है, बच्चा कुछ बढ़िया किया, तो वैसे समय में सही प्रतिक्रिया और बच्चे के उचित व्यवहार यानी पॉजिटिव और अच्छे व्यवहार को बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं। पहला बोल रहा है बच्चे को इनाम दे दीजिए, दूसरा बोला कि सख्ती से पेश आइए, कड़ाई से, तीसरा बोलता है अज्ञानता यानी कि इग्नोरेंस, बच्चे को इग्नोर कर दीजिए, नकार दीजिए, चौथा बोलता है स्तुति। यहाँ पर जो सही आंसर होगा, देखिए कभी भी अगर आप आएंगे तो इनाम और सख्ती ये दोनों को गलत माना जाता है। अगर आप नए होंगे तो लगता होगा बच्चे को इनाम देंगे, लेकिन याद रखिएगा इनाम देना भी, प्राइज देना भी एक तरीके से उतना सही नहीं है। बच्चे को अगर आप प्राइज का आदत लगा देते हैं तो छोटी छोटी बातों पे आपसे प्राइज मांगेगा। कल जाके अगर आप एज ए टीचर उसको बोलेगा पानी पिलाओ तो बोलेगा कि सर पहले हमको प्राइज दीजिए, पहले प्राइज दीजिए, तो उसके आदत बिगड़ जाएंगे। तो जो सही आंसर होगा स्तुति। स्तुति का यहाँ पे मीनिंग ये है कि आप उसको रिलेटेड एक बेटर वर्ड देना, जैसे कि बच्चा को बोलेंगे गुड बॉय, बच्चा को बोलेंगे वेरी गुड, शाबाश बेटा। इस तरह से जब आप उसको बोलते हैं तो उसके अंदर सही व्यवहार को दोहराने का और आगे बढ़ने का मौका मिलता है। ये चौथा ऑप्शन का मीनिंग था कि बच्चे को शाबाशी देना, गुड वेरी गुड बोलना। तो ये ऑप्शन हमारा चौथा नंबर यहाँ पे सही आंसर है। चलेंगे अगला सवाल जो कि है 6ठा नंबर पे कि पाठ्यक्रम का एक हिस्सा है, सिलेबस इज ए पार्ट ऑफ। देखिए यहाँ पे क्या है, आपके एग्जाम में भी इसी तरह से क्वेश्चन आया था, थोड़ा सा मिसटाइपिंग है। सिलेबस इज ए पार्ट ऑफ, क्वेश्चन पूछा है कि ये सिलेबस यानी कि ये पाठ्यक्रम ये किसका हिस्सा है, यानी कि पाठ्यक्रम किसके अंतर्गत आता है। तो पाठ्यक्रम जो आपका है ये आता है पाठ्यचर्या के अंतर्गत। समझिएगा दोनों में क्या अंतर है। पाठचर्या क्या होता है, पाठचर्या स्कूल का ऑल ओवर एक्टिविटी को देखा जाता है, यानी कि बच्चा को क्लास में पढ़ाने के अलावा बच्चा खेल के मैदान में कैसे खेलता है, बच्चा का जो है डांसिंग कैसा है, सब कुछ बच्चा का खेलना खाना पीना सब कुछ देखा जाता है, उसको पाठचर्या कहते हैं। इसी में से जो भी क्लास के अंदर की बात होगी, यानी कि बच्चा को पढ़ाना कैसे है, बच्चा का सिलेबस कैसे खत्म होगा, तो ये पाठ्यक्रम, तो पाठ्यक्रम किसका इसका है, पाठचर्या का हिस्सा है। ठीक है, इसमें पाठचर्या में शैक्षिक गतिविधि यानी कि पढ़ने पढ़ाने का और गैर शैक्षिक गतिविधि दोनों आ जाता है पाठचर्या, लेकिन सिर्फ पढ़ाई का बात होगा, किताबी ज्ञान का वो पाठ्यक्रम में आ जाएगा, पीरियड घंटी सिलेबस सारा। तो पूछेगा कि पाठ्यक्रम किसका हिस्सा है, तो पाठचर्या का ही एक पार्ट है। ठीक है, चलेंगे अब अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं क्या है। अच्छा सवाल है, प्रोफेसर यशपाल समिति रिपोर्ट 1993 का नाम क्या है। ठीक है, कि भाई साहब यशपाल जी ने क्या किए थे, 1993 में एक रिपोर्ट जारी करा था, उसको किस नाम से जाना जाता है। तो ये स्टैटिक सवाल है, याद रखना होगा। इसका सीधा आंसर है लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी कि शिक्षा बिना बोझ के। इन्होंने 1993 में, इसका क्या मतलब है कि बच्चे को आप इस तरह से पढ़ाइए कि उसका पढ़ाई जो है उसके माथा पे बोझ नहीं बन जाए, बल्कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, उसका दिमाग में आसानी से सारे बात समझ में आ जाए। तो इसी को लर्निंग विदाउट बर्डन यशपाल समिति के 1993 की रिपोर्ट को जाना जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सॉरी दूसरा होगा। चलेंगे अगले सवाल पे, देखते हैं 8वां नंबर। सीखने के उद्देश्य का अर्थ है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स मीन, यानी कि बच्चे को जो सिखा रहे हैं उसके उद्देश्य का क्या मतलब है। अनुभव प्राप्त करना हो सकता है, संक्षिप्त परिणाम, शैक्षिक उपलब्धि। एक है इच्छित सीखने के परिणाम, यानी कि बच्चा को ऐसा कुछ सीखने का जो कि उसके मन के लायक हो, जो उसके मन से सीखना हो। ऑप्शन सारे सही लगेंगे। जो यहाँ पे जो बेस्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर हमारा चौथा, कि इच्छित सीखने के परिणाम जो होंगे ये होते हैं सीखने के उद्देश्य के लगभग बराबर। कि भाई साहब सिखाने का क्या उद्देश्य है, कि बच्चा सारी चीजों को ठीक तरीके से सीख सके। तो ऑप्शन नंबर चौथा के साथ आगे चलते हैं। आप लोग एक्चुअली जब तक सेशन देख रहे होंगे आप नीचे कमेंट कर सकते हैं कि आपको किस तरह से सिलेबस चाहिए, क्या इन सब चीजों से रिलेटेड आपको थ्योरी का भी क्लास अलग से चाहिए, या जो भी हो आप कमेंट सेक्शन में या क्लास के बारे में फीडबैक वगैरह सब कुछ आप लिख सकते हैं। नंबर सवाल देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक व्यवहार का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान देना होता है और सारे क्वेश्चन को ना आपको खुद से समझना होता है, कुछ नहीं रहता इन सवालों में। आसान सा, आपके घर से जुड़ा हुआ है, समाज से जुड़ा हुआ है।
निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक व्यवहार का उदाहरण नहीं है? क्या पूछा है, ध्यान दीजिए, सामाजिक व्यवहार के बारे में पूछ रहा है कि भाई साहब सामाजिक बिहेवियर। तो देखिए, दूसरों के उपकार करने का सिद्धांत यानी दूसरे का मदद करना एक बिहेव से रिलेटेड है। शेयरिंग यानी कि कुछ चीजों को बांटना, ठीक है, ये भी एक तरीके से बिहेव है। जैसे होता है मिल बांट के खाए राजा घर जाए, तो शेयरिंग करना ये भी व्यवहार है। भीड़ भाड़ का मतलब हो गया एक तरीके से जहां पे क्राउड हो। ये भीड़ भाड़ वर्ड में कुछ हमारा ना बिहेव रिलेटेड नहीं आ रहा है। जैसे सहयोग करना, ये भी एक तरीके से व्यवहार का उदाहरण है। हम व्यवहार है कि सहयोग करता है, उसका व्यवहार है कि चीजों को शेयरिंग करता है, उपकार करता है, ये सारा बिहेव है। ये व्यवहार है, शेयरिंग भी व्यवहार है, सहयोग भी व्यवहार है। क्वेश्चन पूछा कि व्यवहार नहीं है, तो आसान है, आप लोग भी समझ गए होंगे कि भीड़ भाड़ में कोई भी बिहेव ऐसा सेंस नहीं है। तो सही आंसर तीसरा नंबर है। आगे देखते हैं कि द ब्लॉकिंग ऑफ गोल डायरेक्टेड बिहेवियर इज, यानी कि लक्ष्य निर्देशित व्यवहार को रोकने में होता है। आप जीवन में बहुत बार ना कुछ काम को करने में आगे निकलते हैं, चलते रहते हैं, लेकिन आपको क्या होता है कि वो किसी कारणवश असफल हो जाते हैं या फिर आप उस चीजों को नहीं कर पाते हैं। तो क्यों, रुकने का क्या रीजन हो सकता है? तो यहाँ पे एक तरीके से क्या एक गलत पॉइंट ऐसा लगे, जैसे कि क्या है, निराशा, विस्थापन, डिसआर्टिकुलेशन या फिर वृद्धि। तो ये निराशा आसान सा लग रहा होगा कि भाई साहब हमारे जीवन में जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को करने में क्या अवरुद्ध यानी कि बाधा बन के आता है। तो निराशा अगर आ जाएगा, तो अगर आप खुद में ही अगर निराश हो जाइएगा, फ्रस्ट्रेट हो जाइएगा, तो फिर आप अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाइएगा। तो ये अवरुद्ध पैदा करता है, रुकावट पैदा करता है। तो 10 का ऑप्शन नंबर पहला के साथ चलेंगे। आगे देखते हैं, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 11 कि इनमें कौन कक्षा की गतिविधि से संबंधित है, यानी कि क्लास के अंतर्गत जो एक्टिविटी होता है उससे रिलेटेड क्या है। तो विच ऑफ दीज रिलेटेड टू क्लासरूम एक्टिविटी का बात किया है। पहला बोला प्रिंसिपल्स, दूसरा बोला मेथड, तीसरा फिलोसफी और चौथा टेक्निक। कि भाई साहब कक्षा के गतिविधि से क्या है आपका यहाँ पे एक तरीके से संबंधित। तो कक्षा के गतिविधि में यानी कि आप क्लासरूम के एक्टिविटी को देखते हैं, तो इस क्लासरूम एक्टिविटी को जो आप प्लानिंग करते हैं, जो उसको देते हैं, तो इसका जो सही आंसर है हमारा वो होगा कि भाई साहब तकनीक, कि आप किस टेक्निक का यूज करते हैं कक्षा की गतिविधि। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर चौथा। अगला सवाल है कि अनुशासनात्मक शब्द, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इस चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा वर्ड है जिसको कि प्रबंधन तकनीक यानी कि मैनेजमेंट टेक्निक के रूप में जाना जा सकता है। पहला है संचालन, दूसरा है नियंत्रण, तीसरा है आयोजन और चौथा है योजना। तो आपका जो है मैनेजमेंट टेक्निक के बात किया है, तो मैनेजमेंट टेक्निक जो होता है वो आपके किस पे डिपेंडेंट होता है, वो पूरा का पूरा मैनेजमेंट जो होता है आपके प्लानिंग के ऊपर रहता है कि आप प्लान जैसा करते हैं आपका मैनेजमेंट वैसा चलता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे चौथा के साथ चलेंगे, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं क्या है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित शिक्षण विधि में से कौन सी एक प्रगतिशील सिद्धांत। प्रगतिशील सिद्धांत क्या है कि आपका प्रोग्रेसिव थ्योरी, यानी कि बच्चा ना प्रगतिशील वाला में क्या होता है कि बच्चा को जहां पे खुद से करने का मौका मिलता है, जहाँ पे बच्चा को क्या होता है कि अपने हाथ से करके देखने का, लर्निंग बाय डूइंग का सेंस आता है। प्रगतिशील सिद्धांत के में आपको जैसे आइएगा थ्योरी में, तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन सीटेट में भी एक सवाल हर एक साल यहाँ से मिलेगा। तो पूछताछ, वियोजक, अधिष्ठापन या फिर समस्या समाधान। देखिए प्रॉब्लम सॉल्विंग यहाँ पे द बेस्ट है कि बच्चा जब प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा उसमें भी खुद से करेगा। ये प्रोग्रेसिव एजुकेशन का ना एक सबसे मेन थीम होता है। जॉन डीवी इसके नाम से जाने जाते हैं, जिसको कि क्या होता है कि बच्चों को समस्या समाधान करने के लिए जागरूक किया जाता है और उसको करने का मौका दिया जाता है। ऑप्शन नंबर चौथा के साथ चलेंगे 13 नंबर क्वेश्चन में। अब आएंगे 14वां क्वेश्चन जो कि है शिक्षक मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा विद्यार्थी के समूह व्यवहार का अध्ययन करते हैं। क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, समूह व्यवहार का बात हुआ है कि भाई साहब टीचर जो है इसमें से कि कौन सा ऐसा है जिसमें कि अध्ययन कर सकते हैं, मतलब बहुत सारे बच्चे हैं समूह के ऊपर, तो बहुत सारे बच्चे पे निगरानी करना है तो कैसे होगा। पहला बोलता है अवलोकन करके, ऑब्जर्वेशन, जैसे बहुत सारा बच्चा बैठा हुआ अवलोकन कर ली कि भाई कौन क्या कर रहा है। दूसरा है केस अध्ययन। केस स्टडी में क्या होता है, आपको कुछ एक टॉपिक या फिर एक सब्जेक्ट मिलता है जिसको जाकर के आपको पूरा डिटेल उसका लेना होता है।
तीसरा है एक्सपेरिमेंट और साक्षात्कार। सेंस आता है इंटरव्यू, पूछा पूछी बैठ करके आपके जॉब से वगैरह रिलेटेड है। एक्सपेरिमेंट हो गया प्रयोग करना। बोल रहा है कि बहुत सारा बच्चा समूह में है, कैसे देखेंगे, तो अवलोकन कर लेंगे ना, ऑब्जर्वेशन कर लेंगे, अवलोकन कर लेंगे। ऑब्जर्वेशन से इसमें टीचर क्या कर सकता है, पता लगा सकता है, चीजों को जान सकता है। पहला ऑप्शन के साथ चलेंगे। अगला सवाल देखेंगे कि नैतिकता किसका विज्ञान है। ये जो होता है नैतिकता, मोरलिटी क्या होता है, सही गलत का पहचान। जैसे कि हमेशा हमें सत्य बोलना चाहिए, चोरी करना पाप है, ये सब मोरलिटी है। बड़ों का आदर करो, तो ये सब क्या होता है, नैतिकता, इसी को तो मोरलिटी कहते हैं। तो ये क्या होता है, हमारे ब्यूटी से रिलेटेड है, या हमारे सच्चाई ट्रूथ से रिलेटेड है, या हमारे आचरण या दिमाग। तो देखिए ये ना ही हमारा सौंदर्य या फिर सच्चाई, ये हमारे आचरण के अंतर्गत आता है। नहीं कहता ये इसका आचरण बहुत सही है, ये कभी भी कुछ गलत काम नहीं करता है। तो मोरलिटी का संबंध जो होगा ऑप्शन नंबर सी, हमारे आचरण के साथ चलेंगे। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। थोड़ा सा पहला वीडियो है, थोड़ा हेजिटेशन टाइप से होता है, बट आप लोग थोड़ा सा समय देकर के देखेंगे और जरूर कमेंट करेंगे कि सेशन कैसा लग रहा है आपको, और साथ ही साथ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब, और प्लस में आपको क्या चाहिए, आप इस सब्जेक्ट को किस तरह से पढ़ना चाहते हैं। आप हमसे गूगल मीट के थ्रू डायरेक्ट क्लास भी कर सकते हैं। इसके लिए आप हमको क्या करेंगे, मैसेज करेंगे, आपको मेरे टेलीग्राम पे मेरा कॉन्टैक्ट मिल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक, 16 नंबर देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रचनात्मक बच्चे का गुण या क्षमता नहीं है। समझते हैं किसका बात किया है, कि रचनात्मक बच्चा बोल रहा है ना। रचनात्मक बच्चा कौन होता है, क्रिएटिव चाइल्ड, जो कि हमेशा क्या रहे, एक तरीके से कुछ नया बनाने का सोचे, कुछ नया करने का सोचे। अच्छा आप बताइएगा, अगर हम कुछ जीवन में नया करना चाहते हैं तो क्या हमेशा एक बार में सही ही होगा, गलत भी तो हो सकता है। तो रचनात्मक है ना, कोई बच्चा एक तरीके से आविष्कारक रूप से नया करना चाहता है, जरूरी नहीं है कि वो सब कुछ शुद्ध करे एक बार में, गलती उससे भी हो सकता है। लेकिन जो बच्चा रचनात्मक होगा, यानी कि तेज दिमाग वाला होगा, वैसे बच्चे में क्या होगा, हमेशा कुछ नया करना चाहेगा। ये कभी भी कॉपी नहीं करता है, दूसरे का कुछ भी जीरोक्स नहीं करेगा। इसके अंदर जो होता है ये मौलिकता आता है। मौलिकता का मतलब ओरिजिनलिटी, यानी कि कुछ अपना होगा, विस्तार होगा और नवीनता होगा। ये तीनों इसका ना पॉजिटिव गुण है। लेकिन क्षमता नहीं है, तो ये शुद्धता वाला पार्ट ना ये नहीं है, यानी कि यही आंसर होगा, जो कि एक गलत बात लिखा हुआ है कि हमेशा शुद्ध हो, ऐसा जरूरी नहीं है। प्रयोग या बच्चा नया करने जाए, एक बार में गलती भी हो सकता है, बाद में उसको ठीक किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर चौथा के साथ चलेंगे, जो कि है शुद्धता। अगला सवाल, टीएलएम का उपयोग किया जाना चाहिए। अच्छा सवाल है, आपके एग्जाम में अदर डेट में भी पूछा हुआ है। टीएलएम होता क्या है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। कहने का मतलब है बच्चे को पढ़ाने के दौरान मदद में आने वाली कोई भी सामान। जैसे कि अगर हम ये बोर्ड का यूज कर रहे हैं, अगर ये पेन का यूज कर रहे हैं, ये सब भी एक टीएलएम के नाम से जाना जाता है। बच्चे को पढ़ाते समय आप बुक का यूज करते हैं, चार्ट पेपर का यूज करते हैं, वो सारे सामान को टीएलएम कहते हैं। ऐसा कोई भी सामान जो कि बच्चे को पढ़ाई के दौरान आपको हेल्प करे, चाहे बुक हो या कोई इलेक्ट्रिक सामान हो, ये सब को टीएलएम कहते हैं। तो टीएलएम क्या है, क्यों, समझ में आ गया होगा। ऑप्शन पढ़िए, आराम से आपको दिख रहा होगा कि भाई साहब टीएलएम वही है जो कि सीखने की क्या दे, सुविधा दे, यानी कि आपको पढ़ाने के दौरान सहूलियत पैदा करे, आसानी से चीजों को बच्चों को बता सके। वही तो होता है हमारा टीएलएम, जो कि फैसिलिटेट करता है आपको लर्निंग के दौरान। पहला भी लग रहा होगा शिक्षण को अधिक उपयोगी बनाने में, लेकिन जो मेन पर्पस है टीएलएम का, वो है शिक्षा के दौरान, पढ़ाने के दौरान चीजों को आसान कर देने का। तो 17 का ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे। अगला देखते हैं 18 नंबर सवाल, कि सबसे प्रभावी शिक्षण सहायता है। ठीक है, मोस्ट इफेक्टिव टीचिंग एडिज, यानी कि बच्चे को आप अगर पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, अगर उसको आप शिक्षा दे रहे हैं, तो क्या है सबसे सही और सबसे इफेक्टिव तरीका। अभी थोड़ा देर पहले भी बोले होंगे, याद रखिएगा कभी भी इस तरह के सवालों में, जिस सवाल में ना बच्चे को खुद से करने का मौका मिले, बच्चे को प्रत्यक्ष अनुभव मिले। एग्जाम्पल से समझिए, आप बच्चे को बता रहे हैं क्लास में कि आम मीठा होता है, आम का पेड़ बहुत विशाल होता है, आप उसको बहुत समझा दिए, लेकिन उससे ज्यादा अच्छा होगा बच्चे को अगर बाहर कहीं आम का पेड़ दिखा देते हैं जाकर के, वो हमेशा याद रह जाएगा और कभी नहीं भूलेगा। तो कुछ वही बात यहाँ पे है कि सबसे प्रभावी शिक्षण, तो बच्चे को क्या कराइए, प्रत्यक्ष अनुभव, डायरेक्ट उसको क्या करा दीजिए, एक्सपीरियंस। ये जो सीखना होता है ये लाइफ टाइम कारगर होगा और कभी नहीं भूलता है बच्चा। तो प्रत्यक्ष अनुभव जहां भी
याद रखिएगा, जिस भी क्वेश्चन में लगे ना बच्चा खुद से करके देख रहा है, बच्चा को करने का मौका मिल रहा है, क्रिया करने का, चीजों को, सिर्फ व्याख्या दे देना गलत बात है, रट्टा मरवा देना गलत बात है। बच्चे को जहां पे करने का मौका मिलेगा वो सही बात होता है। तो जब अनुभव करेगा प्रत्यक्ष, मतलब बच्चा खुद से, सामने से, ये सही है। 18 का दूसरा चलेंगे 19 नंबर सवाल पे। एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में, ध्यान दीजिएगा, बच्चा का नहीं बात किया गया है कि शिक्षक में निम्नलिखित में से किस गुण का सबसे अधिक बढ़ावा देगा। अगर कोई स्कूल है अपने टीचर को कैसे देखेगा कि भाई साहब सबसे अच्छा क्या होना चाहिए, टीचर में मेमोरी पावर, स्मृति देखेगा, या फिर टीचर के अनुशासनिक स्वभाव कि कितना डिसिप्लिन में रहता है, या फिर टीचर की योग्यता या प्रयोग करने की प्रवृत्ति, क्या टीचर हर एक बात को प्रयोग कर देता है, ये टीचर में एबिलिटी है। द बेस्ट जो होगा इस चारों में से वो है ऑप्शन नंबर सी, कि भाई साहब इसमें योग्यता कितना है। अगर योग्यता है तो उसमें करने की क्षमता है तो एक्सपेरिमेंट भी करेगा, और अनुशासन, स्मृति, ये सब इसके योग्यता में आ जाता है। योग्यता का मतलब ये भी तो है कि उसका दिमाग कितना याद रहता है, तेज चलता है। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ आते हैं 20 नंबर सवाल पे। छात्रों को स्कूल में खेल क्यों खेलना चाहिए। भाई साहब बोल रहा है कि स्कूल में ना बच्चे को खेल क्यों खेलना चाहिए। देखिए, खेल खेलने से क्या होता है, सिर्फ शरीर नहीं मजबूत होता है या शरीर एक्टिव नहीं होता है। खेल एक ऐसा चीज है जहां पे आप एक समाज का अनुभव करते हैं। जब आप चार दोस्त से मिलते हैं, चार से बातचीत करते हैं, तो आपस में बहुत कुछ वहां पे सीखने को भी मिलता है, और बहुत सारे पढ़ाई का भी जरिया है। अगर आप क्रिकेट का ही खेल खेलते हैं तो बच्चा को जोर सिखा जाता है कि छक्का लगा, चौका, तो 6 4 10 हो गया, फिर 2 रन ले लिया, 10 2 12 हो गया। तो खेल में बच्चे को मानसिक, शारीरिक, एक तरह के सारे तरह से विकास होने को मिलता है, और आपस में एक सामाजिक माहौल भी बनता है, एक दूसरे का हेल्प भी करता है। पहला बोल रहा है उन्हें शारीरिक रूप से मजबूत बनाएगा, सही बात है, और अच्छा ऑप्शन होगा तो उसको देखेंगे। दूसरा बोलता है शिक्षक का काम आसान हो जाएगा। देखिए, कभी भी ऐसा ऑप्शन लगे ना जहां टीचर को सुविधा देने का बात हो, याद रखिएगा वो गलत होता है। हमेशा सुविधा या किसको आसानी होना चाहिए, बच्चा को। कोई भी आपका इस तरह के एग्जाम हमेशा किसको मानता है, पहला प्रमुख हमेशा बच्चे को। कुछ भी सुविधा मिलना चाहिए बच्चे को, बच्चा ही है जो है। टीचर को आसानी हो इससे कोई मतलब नहीं, ये गलत है। टाइम पास करने में ये गलत है, टाइम पास नहीं। अगला बोला कि यह सहयोग और भौतिक संतुलन, यानी कि फिजिकल, ये भी शरीर से रिलेटेड हो गया, और सहयोग, ये सिर्फ शरीर का बात कर रहा था, ये शरीर के साथ साथ सहयोग का बात किया। तो ज्यादा बेटर हमारा कौन हो गया, ऑप्शन नंबर डी, जो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर चौथा। चलेंगे हम अगले सवाल पे। टोटल 25 सवाल है, हम लोग 21वां पे हैं। स्वयं क्या है। एक फुल फॉर्म स्वयं का होता है कि स्टडी रेट्स ऑफ एकेडमिक लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, यानी कि स्वयं क्या होता है, बच्चे को खुद से कर करके, और बच्चे को बहुत सारे सिलेबस में से उसके मन के अकॉर्डिंग कोई भी सिलेबस चूज कर सकता है, उसको जो भी पढ़ना है, म्यूजिक पढ़ना है, आर्ट्स पढ़ना है, साइंस पढ़ना है। तो स्वयं क्या है, एक प्रकार से ये क्या होता है, डिजिटली प्रोग्राम है, एक प्रकार से डिजिटल प्रोग्राम है, जो कि बच्चे को अचीव द प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के सिद्धांत को प्राप्त करने के लिए एक डिजिटल कार्यक्रम है। ये याद करने जैसे सवाल है जो कि आपको याद रखना होगा। आप लोग प्रीवियस ईयर का एनालिसिस अच्छे से करेंगे। अगला है कि कक्षा में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। बहुत अच्छा सवाल। अगर आप टीचर हैं, आप कक्षा में टीचर हैं, तो आपकी क्या भूमिका, एक राजा के रूप में सब पे शासन करेंगे, दबाएंगे, कि एक क्या होना चाहिए, लोकतांत्रिक नेता, एक निर्देशक, एक तानाशाह। बिल्कुल गलत, कभी नहीं। याद रखिएगा, शिक्षक जो होता है सुविधादाता होता है, एनसीएफ भी ऐसा बोलता है, फैसिलिटेटर। अगला बोलता है उपरोक्त में से कोई नहीं। नहीं भाई साहब, यहाँ जो सही आंसर होगा एक लोकतांत्रिक नेता। लोकतांत्रिक नेता का क्या मतलब होता है, जहां पर हमेशा जनता का भलाई होता है। आपके स्कूल में जनता कौन, आपका बच्चा, राजा कौन, आप। तो हमेशा प्रजा की भलाई, यानी कि लोकतांत्रिक नेता के रूप में, डेमोक्रेटिक लीडर के रूप में देखा जाता है। सॉरी, आगे देखते हैं, अगला सवाल पे चलेंगे। 23 नंबर 22 का पहला आंसर है कि प्रधानाध्यापक का प्रशासनिक गुण क्या है। द एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी ऑफ ए हेडमास्टर। प्रधानाध्यापक है, उसके क्या गुण होना चाहिए। तो प्रशासनिक गुण का बात किया है, तो इसमें क्या होगा कि एक कुशल प्रशासक, क्या होगा, एक कुशल प्रशासक के रूप में जाना जाएगा। वो है प्रधानाध्यापक का प्रशासनिक गुण, कि वो स्कूल को, मैनेजमेंट को कैसे अच्छे से चला पा रहा है, टीचर का क्लास सही से लगा पा रहा है, बच्चों का या खाने का सब कुछ का ख्याल सही से रख रहा है। अगला, शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है। एक टीचर के रूप में 4 ऑप्शन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है।
कि शिक्षण कार्य को व्यवस्थित करना, दूसरा है कक्षा में व्याख्यान देना, तीसरा है बच्चों की देखभाल करना, चौथा है छात्रों का मूल्यांकन। मूल्यांकन मतलब मूल्य का अंकन, मतलब बच्चा कितना सीखा, कहाँ से सीखा, क्या, उसको बोलते हैं मूल्यांकन। तो 4 ऑप्शन में देखिए क्या सबसे बेस्ट है। टीचर क्या का शिक्षण कार्य को व्यवस्थित करना, यानी कि मैनेजमेंट का बात कर दिया, ऑर्गेनाइज करने का बात कर दिया। हमको लग रहा है ना कि व्यवस्थित करने के अंतर्गत ही तो सारा बात आ गया ना। व्यवस्थित करने का मतलब है कि इसमें सारा मैनेजमेंट को देखना, यानी मूल्यांकन, व्याख्या, देखभाल, जो भी चीज है सब इसके अंतर्गत आ गया। आंसर हमारा पहला नंबर कि सबसे महत्वपूर्ण क्या हो गया कि शिक्षण कार्य को, शिक्षण कार्य में ही तो आता है व्यवस्थित करना, मूल्यांकन। परीक्षा लेना पढ़ाई से बाहर नहीं है, मूल्यांकन हो या पढ़ाई कराना हो सब उसके अंतर्गत आ गया। तो 24 का पहला नंबर। अगला चलेंगे 25 नंबर पे कि चरित्र का विकास होता है, कैरेक्टर कैसे डेवलप होगा। पहला है इच्छा शक्ति के द्वारा, दूसरा है आचरण और व्यवहार द्वारा, तीसरा है नैतिकता द्वारा। हमको तो सब सही लग रहा है। अच्छा, डी ऑप्शन उपरोक्त सभी दिया हुआ बिल्कुल सही कि भाई साहब इच्छा शक्ति, विल पावर बहुत मायने रखता है, यानी कि आपके अंदर होना चाहिए कि नहीं हमको करना है किसी भी चीज को करने का। आपके अंदर अगर आप किसी भी चीज को चाह लीजिएगा ना, ये विल पावर, इतना विल पावर जो है इतना तगड़ा चीज है कि विल पावर मतलब एक इच्छा शक्ति कि नहीं हमको करना है तो करना है, ये एग्जाम निकालना है तो निकालना है, ये हमको चाहिए तो चाहिए। अगर ये विल पावर आ गया किसी भी काम में तो आपको कोई भी सफल होने से नहीं रोक सकता है। आचरण व्यवहार मायने रखता है और नैतिकता, ये सारा व्यवहार मायने रखता है, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर। तो इसके बाद जो है सेशन आज का 25 सवाल का था, ये आपका होता है कंप्लीट। आप क्या करेंगे, इस तरह के वीडियो नोटिफिकेशन या कुछ भी चाहिए होगा, ये हमारे ऑफलाइन बैच भागलपुर बिहार में, अगर आप वहां ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। सीटेट को लेकर के 1 तारीख से शुरू हो रहा है। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, स्कैन कर सकते हैं, या फिर नहीं तो आप जो है क्या करेंगे @पैसन एजुकेशन अगर लिखते हैं @पैसन एजुकेशन तो आपको हमारा ग्रुप मिल जाएगा, जहां पे ग्रुप में इस तरह का एक लोगो मिलेगा, ठीक है। और एक रिक्वेस्ट की चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमको भी एक मोटिवेशन मिले और आगे काम करने में मन लगे। अपना फीडबैक जरूर दें कि आपको सेशन कैसा लगा या आपको क्या और चाहिए वीडियो में, तो हम इस तरह से कंटिन्यू आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको गूगल मीट के माध्यम से, जहां पर सामने से आप हमसे डाउट पूछ सके, किसी भी टॉपिक को डिटेल में पढ़ना तो आप जरूर संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलेंगे फिर से नए वीडियो में हम।